जरा सोचिए, एक ऐसे देश के लिए एक रूल बुक बनानी है जिसमें सैकड़ों भाषाएं हों, हजारों मान्यताएं हों और करोड़ों लोग हों। ये काम सिर्फ एक दस्तावेज लिखने से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये तो एक पूरे राष्ट्र की उम्मीदों और सपनों को एक धागे में पिरोने जैसा था। तो चलिए भारत के संविधान के बनने की इस अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं। यही यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो भारत के निर्माताओं के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। एक ऐसा संविधान कैसे बनाया जाए जो हर समुदाय को, हर इलाके को, हर नागरिक को लगे कि हाँ, ये मेरा है। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही खास सभा में खोजा गया। और वो जवाब था संविधान सभा। सोचिए, साल था 1946, भारत आजादी के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा था और देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधि इस महान काम के लिए एक साथ बैठे थे। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये नए आजाद भारत की पहली झलक थी, जहां भारतीय खुद अपने भविष्य की कहानी लिख रहे थे। हाँ, लेकिन ये जो आइडिया था ना, ये कोई एक रात में नहीं आया था। अपना भाग्य खुद तय करने का ये सपना तो दशकों पुराना था, जिसके लिए एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष किया गया था। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। 1895 में तिलक के स्वराज बिल से एक छोटी सी चिंगारी उठी थी। फिर गांधी जी और नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने इस आग को जलाए रखा। मतलब दशकों के संघर्ष के बाद आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन के आने के साथ ये सपना हकीकत बनने के बिल्कुल करीब आ गया। तो ठीक है, मांग तो मान ली गई, पर अब असली चैलेंज शुरू हुआ। इस सभा में होगा कौन? पूरे उपमहाद्वीप की इतनी अलग अलग आवाजों को एक छत के नीचे कैसे लाया जाएगा? ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम था। कैबिनेट मिशन प्लान ने एक खाका तैयार किया, कुल 389 सीट्स। अब इनमें से 296 सीटें तो थीं सीधे ब्रिटिश शासन वाले भारत के लिए, और बची हुई 93 सीटें थीं उन रियासतों के लिए जो तब राजाओं के अधीन थी, और ये उस वक्त भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। फिर हुए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में, और नतीजे काफी क्लियर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ जबरदस्त बहुमत हासिल किया, जबकि मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें। इन्हीं नतीजों ने आने वाली बहसों और चर्चाओं की दिशा तय कर दी। तो नवंबर 1946 में सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई तो एक परंपरा के तहत सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन पहले ही दिन एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग करते हुए इसका बायकॉट कर दिया। खैर, कुछ ही समय बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर आया 1947। आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ में बंटवारे का दर्द भी। और इसका सीधा असर पड़ा हमारी संविधान सभा पर। जो सदस्य अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके इलाकों से थे, वो सभा से अलग हो गए। इसी वजह से कुल संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। तो अब जब सभा एक नए रूप में तैयार थी, तब असली काम शुरू हुआ। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था भारत के भविष्य के लिए एक विजन, एक फिलॉसफी तय करना। मतलब ये तय करना कि आखिर भारत बनेगा कैसा देश। और इस नींव का पहला और सबसे मजबूत पत्थर था उद्देश्य संकल्प। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे सभा के सामने रखा। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये होने वाले संविधान की आत्मा थी। एक ऐलान था कि भारत किस रास्ते पर चलेगा। इस पूरे संकल्प का जो निचोड़ है ना, वो इसकी एक लाइन में है, जिसमें संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्ति और अधिकार का स्रोत जनता होगी। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। मतलब सत्ता राजाओं या अंग्रेजों से नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों से आएगी। अब देखिए, संविधान बनाना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। इतना बड़ा काम था कि इसे अकेले करना नामुमकिन था। तो इसे बांटा गया अलग अलग कमेटियों में। जवाहरलाल नेहरू ने केंद्र सरकार की शक्तियों पर काम किया, तो सरदार पटेल ने राज्यों के संविधान की जिम्मेदारी ली। पर इन सब में एक कमेटी सबसे अहम थी, मसौदा समिति। इस 7 सदस्यों वाली मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करना। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें उनके इस असाधारण योगदान के लिए आज भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्राफ्ट तो बन गया, पर असल काम तो अब शुरू होना था।
अब दौर था भारत की सबसे बड़ी बहस का, एक एक शब्द पर गहरे विचार विमर्श का और आम सहमति बनाने का। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7653। इतने सारे संशोधन सदस्यों ने ड्राफ्ट पर सुझाए। ये नंबर दिखाता है कि संविधान के हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर कितनी गहराई से और कितनी बारीकी से सोचा जा रहा था। और इनमें से 2473 इतने संशोधनों पर तो बाकायदा सभा में खुलकर बहस हुई। हर शब्द पर, हर वाक्य पर चर्चा हुई ताकि हर नजरिए को सुना जा सके और सबसे बेहतर रास्ता निकाला जा सके। कुल 114 दिन। इतने दिन तक सभा सिर्फ इस ड्राफ्ट पर बहस करने के लिए बैठी। ये उस समय दुनिया के किसी भी संविधान को बनाने में लगे समय से कहीं ज्यादा था, जो हमारे निर्माताओं की लगन को दिखाता है। और आखिर में 284, ये वो संख्या है उन सदस्यों की जिन्होंने उन तमाम बहसों के बाद 26 नवंबर 1949 को उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने दस्तखत किए। ये उनकी सालों की मेहनत और बनी हुई आम सहमति का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। दस्तखत हो गए और अब आया वो आखिरी पड़ाव। अब संविधान को अपनाने और लागू करने का समय था, जिससे भारत आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु गणराज्य बनने वाला था। यहाँ पर दो तारीखें समझना बहुत जरूरी है। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसे आज हम सब संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये तारीख खास तौर पर 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा को सम्मान देने के लिए चुनी गई थी, और यही दिन बना भारत का गणतंत्र दिवस। जरा इस पूरे काम के स्केल को देखिए, मतलब दिमाग घूम जाएगा। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का लंबा वक्त, 11 सत्र, दुनिया के करीब 60 संविधानों की गहरी स्टडी, और उस जमाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च। इन सबका नतीजा था एक ऐसा दस्तावेज जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। तो चलिए इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक दस्तावेज जो लगभग 3 साल की जबरदस्त बहस और चर्चा से पैदा हुआ, वो आज 70 से भी ज्यादा साल बाद हमारे समाज की सबसे बड़ी बहसों को कैसे जन्म देता है। शायद इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हर पीढ़ी से बात करता है और हमें लगातार बेहतर बनने की चुनौती देता है।